IBPS PO में हुआ है, मेरे भाई का IBPS क्लर्क में हुआ है। मेरा SBI PO में गलती ये हो गई थी कि इसलिए मुझे प्रायोरिटी बैंक मिला। लाइन में बैठा ही आपको कोई नहीं बताएगा कि लाइन में बैठा है तो वो क्या करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। तो आज का वीडियो होने वाला है जो कि आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, बिल्कुल भी, लेकिन आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो होने वाला है मेरी जर्नी के बारे में, मेरी IBPS PO क्रैक करने की जर्नी के बारे में। तो मैंने कैसे क्रैक किया, मेरी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ थी, मैंने क्या टिप्स यूज़ करी, क्या ट्रिक्स यूज़ करी, मैंने किस यूट्यूबर को फॉलो किया, मैंने किस बुक को फॉलो किया। तो ये वीडियो उन सब के बारे में होने वाला है। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना इसके बाद मेरा कोई इस पे वीडियो आने वाला है। मतलब मैंने ऐसा कोई वीडियो सोचा नहीं था कि मैं ये बनाऊँगी, लेकिन आपने रिक्वेस्ट करी इसलिए मैं बना रही हूँ। अगर आपको आगे कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी सारी क्वेरीज जितनी भी होगी मैं उसको दूर करने का अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे एक दो बार और मैसेज कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उनको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि मैं जयपुर राजस्थान से ब्लॉग करती हूँ। मेरा नाम है सलोनी मीना। तो मेरा जो कैटेगरी आती है वो ST आती है, लेकिन ये मिथ लेकर आप चल रहे हो कि मैं ST में थी इसलिए सिलेक्ट हो गई, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया था इसलिए मुझे प्रायोरिटी बैंक मिला, और मैंने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू इतना कुछ खास नहीं गया था। इंटरव्यू में मेरे बस पासिंग मार्क्स आए थे। तो आप अगर सोच रहे हो कि ST की वजह से हो गया है तो वो थोड़ा, तो मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट करी थी 2020 में, 2019 के बिल्कुल एंड में। तो उस टाइम पे मैंने 10 to 20 ईयर्स वाले पेपर का एक बुकलेट खरीद लिया था मार्केट से। कोई भी आप रैंडम खरीद लीजिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हो, लेकिन पेपर हो पूरे, ऐसा ना हो कि टॉपिक वाइज हो या फिर सिर्फ सब्जेक्ट वाइज हो। तो ऐसा ना हो, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों आए एक ही टाइम पे। तो ये मेरा था। मैं ऑफलाइन पेपर देती थी, जिससे मुझे क्वेश्चंस अगर मुझे कोई नहीं आता था तो मैं उसको सॉल्व करके देती थी, क्योंकि वो रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन हमेशा। तो आप देख लीजिएगा। तो वो मैं पेपर देती थी। मैंने करीब 10 पेपर दिए थे, और वो मैंने 2-3 बार दे दिए थे। मेरी स्पीड उसमें अच्छी हो गई थी, और मैंने कहीं भी ऑनलाइन नहीं दिया था। उसके बाद मैंने 2020 में जैन में आई गेस मेरा था LIC क्लर्क, LIC असिस्टेंट का एग्ज़ाम। तो LIC असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। मैं बिल्कुल तैयार थी कि अब तो बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन मेरा पेपर बहुत ही अच्छे जा रहे थे, मेरे स्कोर बहुत अच्छे हो जा रहे थे। तो मैं पेपर देने गई, और वहाँ मैं पेपर करके भी आई। बहुत अच्छा था। घर पे आई, ये था कि हाँ हो जाएगा इसमें। तो उसके बाद उसमें जब उसका रिज़ल्ट आया तो सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि पेपर बहुत ईजी था। बहुत लोगों का हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना तरीका चेंज कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मैंने क्या किया था। तो पहले तो आप अपनी स्पीड बनाने के लिए और थोड़ा क्वेश्चन से फेमिलियर होने के लिए ऑफलाइन बुक्स यूज़ करें। मेरे हिसाब से मैंने कोई भी पर्टिकुलर बुक यूज़ नहीं करी है, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही देखे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ के निकालोगे। आप पुराने पेपर करो, सब हो जाएगा। तो पहली टिप हो गई हमारी कि हम ऑफलाइन पेपर लेंगे प्रीवियस ईयर, और उनको ही सॉल्व करेंगे। हो सके 2-3 बार एक ही पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी तरफ से सारे क्वेश्चन निकल जाए। सेकंड, इसके बाद हमें पेपर जाने से पहले कम से कम 1 महीने पहले हमें ऑनलाइन पेपर स्टार्ट करना है देना, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। मैंने कोई और नहीं दिया, मैंने सिर्फ अड्डा का दिया था। अड्डा 24/7, मेरा कोई एडवाइड नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। तो मैंने अड्डा 24/7 का पेपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी। मैंने उसका बैग वहाँ पे खरीदा था। तो मैं SBI, IBPS, RRB PO, मैं सबके पेपर देती रहती। हाँ, तो मैं सबके पेपर देती रहती थी। तो ऐसे करके मेरी स्पीड उस टाइम मेरे आने लगे 20-30, तो लगता था कि कैसे होगा। उसके बाद धीरे धीरे 40 आने लगे, फिर 50, 60, 70,
तो ऐसे कर करके स्पीड बहुत अच्छी हो गई। वहाँ जाके मतलब सोचना ही नहीं पड़ता था कि हाँ, पहले लगता था कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे होंगे, बाद में समझ आ गया कि हाँ हो जाएंगे आराम से। तो यही मेरी टिप्स और ट्रिक्स थी जो मैंने यूज़ करी कि पहले आप ऑफलाइन एक ही पेपर को 2-3 बार निकालें, उसके बाद आप ऑनलाइन दे पेपर 1 महीने पहले कम से कम। ये था मेरा प्री का स्ट्रेटजीज था ये सारा। तो प्री के लिए मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था। उसके बाद बात आई मेंस की। तो प्री में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो खुद से ही बिल्ड हो जाता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। उससे पहले कॉन्फिडेंस किसी को नहीं होता है। जैसे अभी कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी आरआरबी पीओ है 1 तारीख को, कैसे पढ़ें, स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो टेंशन आपको रहती है, मैं बता दूं आपको टेंशन से कुछ भी नहीं होगा। टेंशन से मैंने अपना एसबीआई पीओ का पेपर बिगाड़ लिया था। मेरा ऐसे में लिख ही नहीं पाई, जबकि वही टॉपिक आया था जो मैं खुद घर पे करके गई थी। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी ना लेके जाए। आईबीपीएस पीओ के टाइम पे मैंने बिल्कुल टेंशन नहीं ली। मैं बिल्कुल फ्री माइंड से थी कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, अगली बार वापस दे लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले। आईबीपीएस पीओ में मेरा स्कोर इतना अच्छा था कि मेरा इंटरव्यू में बिल्कुल पासिंग मार्क्स थे और फिर भी मेरा ये क्रैक हो गया और मुझे प्रायोरिटी बैंक भी मिल गया। अच्छा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, मतलब बता दूंगी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। और मैं अब आपको बता देती हूँ कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है प्री का। मेंस की हम बाद में बात करेंगे, अभी आरआरबी पीओ प्री आने वाला है तो मैं उसका आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन को कवर करने का ट्राई करें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सबको आता है और हम इतना पेपर दे लेंगे कि हमारी स्पीड उसमें इतनी तेज़ हो जाएगी कि हम 2-3 मिनट में हम वो 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। 2-3 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक करेंगे, फिर हम एक डीआई सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके हमारे 15-20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ईजी तरीके से। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में पजल के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप पजल को जब बार बार सॉल्व करते जाओगे तो आपका खुद का माइंड सेट हो जाएगा कि हमें एक सर्कल बनाना है, उसमें 8 लाइन्स खींच देनी है सीधी सीधी, और एक को यहाँ बैठाना है, एक को वहाँ बैठाना है, अंदर बाहर। तो ये आपको खुद से समझ आ जाएगा, आप बस पेपर पे पेपर देते जाएं। मेरा तो मंत्रा सिर्फ इतना ही है, पेपर पे पेपर देते जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैंने यूज़ किया वो मेरा ये था। इंग्लिश के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से करी है और वहाँ पे मेरी बुक्स इंग्लिश में थी। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे ज़रूरत है, और मैं स्कोर घर पे भी इतना अच्छा कर दे रही थी मॉक में, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इंग्लिश का लेने के लिए, कोई भी बुक लेने के लिए या फिर कोई भी यूट्यूबर को फॉलो करने के लिए। ना मैंने मैथ्स और रीजनिंग के लिए किया, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो खुद से ही सॉल्व करने से आएगा, किसी के भी बताने से कुछ भी नहीं आएगा। आप सिर्फ पेपर सॉल्व करो, आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी हुई है। ये हम खुद ही सॉल्व करेंगे। कोई लाइन में बैठा है, आपको कोई नहीं बताएगा कि लाइन में बैठा है तो वो क्या करना है। लाइन में बैठे हैं तो वो सीधे ही बैठे हैं, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और बस फोकस रहो, कॉन्फिडेंस रखो, पेपर में आपको यही हेल्प करेगा। दूसरों की तरफ मत देखो कि हम थोड़ा सा चीटिंग कर लें, वो मेरे को ये बता दे मैं उसको ये बता दूँ। आपको नहीं पता है कि आपके पास वाले जो बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं है, तो दूसरों पे ध्यान मत दो। मेरा एसबीआई पीओ में गलती ये हो गई थी कि मेरे पीछे आकर जो एसबीआई की तरफ से वहाँ पर वॉलंटियर्स थे, बोलते हैं एसबीआई की तरफ से जो भी स्टाफ वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट था, वो मेरे पीछे ही खड़े थे और वो शायद मुझे ही देखकर वो ऐसे बोल रहे थे कि अरे जल्दी लिखो, ऐसे में लेटर में टाइम बहुत जल्दी जाता है। वो मेरा अच्छा चाह रहे थे, मुझे पता है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनते ही मैं ब्लैंक हो गई और उसके बाद मैंने एक वर्ड भी नहीं लिखा। तो मैंने वर्ड्स लिमिट भी पूरी नहीं करी। मैंने तकरीबन मुझे 200 वर्ड्स ऐसे के लिखने थे, मैंने 100 ही लिखे। मेरा लेटर में 60-50 वर्ड ही लिखे मैंने, 150 वर्ड्स का था। तो ऐसे करके मेरे साथ गलतियाँ हुई जो मैंने आईबीपीएस पीओ में सुधार ली। 29 जनवरी को मेरा एसबीआई का एग्ज़ाम था। 31 जैन को मेरा 31 को मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था, और 4 फरवरी को मेरा आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम था। मेरे साथ ऐसे लेटर में गलती हो गई थी। आरआरबी पीओ की मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, मैंने उसका कोई पेपर नहीं दिया था, तो मैं उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाई। मैंने कंप्यूटर के पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और ऐसे करके मेरे से गलतियाँ हो गई थी। लेकिन तो इसलिए अगर आप आरआरबी पीओ के लिए जा रहे हैं, आप उसके पेपर सॉल्व करके जाएं। मेरा फोकस सिर्फ एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ था, इसलिए मैंने उस पर ही ध्यान दिया। मैंने उसके ही पेपर सॉल्व करे, मैंने आरआरबी पीओ के पेपर सॉल्व ही नहीं करे थे। पर वो एक
बैक हैंड लेके चलना पड़ता है, थोड़ा बैकअप लेके चलना पड़ता है कि अगर इसमें ना हो तो उसमें हो जाए। इसके बाद आता है ये था प्री के बाद आता है मेंस। तो मेंस को आप जो टैकल करोगे वो ऐसे करोगे कि आपको जीके मैंने तो मेंस की तैयारी पहले नहीं करी थी, मैंने मेंस की तैयारी रिजल्ट आने के बाद ही करी थी। 14 या 15 जैन को रिजल्ट आया था SBIPO का। उसके बाद मैंने जीके पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने अड्डा के सारे पेपर निकाल डाले, जितने भी वो मंथली क्वार्टरली जो भी जीके की बुकलेट्स आती है उनकी, जो उनकी साइट पे डालते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लगवा दूँगी उसको जो भी नाम है यहाँ पे साइड में आ जाएगा वो। तो मैंने सिर्फ उसको पढ़ा और मैं उसको रटती चली गई। मैंने आशीष गौतम सर के वीडियो देखे थे जीके के लिए, तो मैं उन्हीं को फॉलो करती थी, तो इसलिए मेरे को फेमिलियर था वो सारी जीके। ऐसा नहीं कि मैंने अचानक से जीके पढ़ी थी, जीके मैं थोड़ी बहुत पढ़ती रहती थी, बिल्कुल कंटिन्यू भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उसको देखती रहती थी। तो जीके मेरा ऐसे कवर हो गया था। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि आपको पेपर कैसे चौंकाएगा। तो जीके ने मुझे SBIPO में बहुत बुरा चौंकाया, मुझे ही नहीं सबको चौंकाया। किसी भी यूट्यूबर का पढ़ाया हुआ उसमें नहीं आया, उसकी वजह से कट ऑफ भी काफ़ी गिर गई थी। तो उसके लिए आप डरो मत। अगर आप अपनी तरफ से जीके वो पढ़ के जाओ, अगर वो आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ है, क्योंकि सब लोग एक ही सोर्स से पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझे बता दीजिएगा उसको नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों का बहुत ही क्विक रिप्लाई करने का अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूँगी। बाकी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा कैलकुलेशन करती रहती थी कट ऑफ की, कि कैसे कट ऑफ कितनी जा रही है, मेरे मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर मुझे चाहिए। तो मैं हमेशा इसका कैलकुलेशन बैठाती रहती थी, और ये कैलकुलेशन मुझे आगे काम भी आई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बस मुझे इंटरव्यू वाले पासिंग मार्क्स दे दें, मैं पास हो जाऊंगी। और वही हुआ क्योंकि मेरा इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, तो वहाँ मुझे पासिंग मार्क्स मिले और रिटर्न में मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा प्रायोरिटी बैंक मुझे मिला। तो और बाकी मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी, तो पेपर की रात से पेपर के दिन से 10 दिन पहले के आसपास तक मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए सैलरी का वीडियो देखती रहती थी कि इस बैंक की सैलरी कितनी है, उस बैंक की सैलरी कितनी है, PO की सैलरी कितनी है, क्लर्क की सैलरी कितनी है, क्या क्या एक्स्ट्रा फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ट्रस्ट मी। आप देखना, जैसे कि आप लोगों को मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। आप लोग चाहते हैं कि, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि हम भी चाहते हैं ये मोमेंट बहुत जल्दी हमारी लाइफ में भी आए। तो आप सबकी लाइफ में आएगा, जो ऐसा सोच के चलता है उसकी लाइफ में सारा कुछ आता ही है, जो आप सोचोगे वो होगा। मैं बिलीव करती हूँ कि आपके मुंह पे सरस्वती रहती है, आप जो बोलेंगे वो होगा। मुझे पता था कि मेरा इसमें सिलेक्शन होने वाला है, इस साल मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था, मार्च में, फरवरी में जब भी एग्ज़ाम आता है मेरा सिलेक्शन होगा। और जब आप दूसरे को बोल देते हैं तब आपको ये रहता है कि अब तो मुझे ये निकालना ही है। तो आप डरिए मत, छुपाइए मत किसी से, आप बोल के रखिए कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पहले डरती थी कि अभी इनको बता दिया है, वो कैसे बोलेंगे, रिश्तेदार कैसे बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं। तो बाद में ये सब कुछ छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, रिश्तेदार बाद में चुप हो जाते हैं, मैंने देख लिया। तो आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ आपसे सब पूछेंगे कि किस बैंक में हुआ, अच्छा सैलरी इतनी है, ऑफिसर बन गए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बता देती हूँ, आपके जो जो डाउट है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके। बाकी जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया है उन सब के लिए थैंक यू। और आपने मुझे अप्रोच किया, और आई होप मैंने अपनी तरफ से आप सभी को अच्छे से गाइड करने का कोशिश किया। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए काम आया वो आपके लिए भी काम आए, लेकिन मैं जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बताया। ओके, तो जो रीसेंट कमेंट है वो ये है कि मैं ये लाइफ में ASAP अपने लाइफ में ये मोमेंट चाहता हूँ, तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर प्राउड करवाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है, और जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है उनके लिए थैंक यू सो मच।
तो मेरा किसी ने पूछा मैं किस स्टेट से हूँ, तो मैं राजस्थान से हूँ। मेरी पोस्टिंग अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई है, ये मैंने प्रेफरेंस में डाला था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई है और मेरी पोस्टिंग अभी पुणे हुई है। सोर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, तो सोर्स मैंने आपको बता दिए। मैंने अड्डा से ही प्रैक्टिस किया है, मॉक टेस्ट लगाए हैं मैंने जितने हो सके। बाकी मैंने पुराने पिछले सालों के 10 to 20 ईयर्स के पेपर सॉल्व करे थे बुक से, और वो मैंने रिटर्न सॉल्व करती थी जितना मेरे से। एक पेपर को मैंने 2-3 बार सॉल्व किया ताकि सारे क्वेश्चन निकल जाए। क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते हैं, आप उनको जितनी बार करोगे वैसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेपर में भी सेम ही मिलेगा। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पेपर को 2-3 बार निकाल ले, आपका पेपर में मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। मेरे फादर बहुत प्राउड हैं इस अचीवमेंट से, तो हाँ वो बहुत ज़्यादा प्राउड है। ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा और ये सच्चाई भी है। उनको तो पता भी नहीं है कि मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। एक्चुअली उनको कुछ भी नहीं पता कि मैंने ऐसा शूट भी किया है कुछ। उनको बताऊंगी मैं बहुत जल्द। और ये तमिलनाडु से किसी ने बोला, तो थैंक यू सो मच। क्वांट के लिए बुक, तो मैंने क्वांट के लिए कोई बुक नहीं ली, क्योंकि क्वांट में नंबर सीरीज, डीआई और सिंप्लीफिकेशन यही सब आता है, तो ये इन सब के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर आ जाता है। बाकी रहा क्वांट के लिए, मैं सिर्फ पेपर सॉल्व करती थी। आई नो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 10-12 होते हैं जो हमसे सॉल्व बहुत कम लोगों से हो पाते हैं, तो मेरे से नहीं होते थे तो मैं उनको छोड़ देती थी। मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया था वो बना रीजनिंग, तो रीजनिंग पे मैंने फोकस किया। मैं जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकती थी मैंने किया। मेरे 35 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट हो पा रहे थे, तो मैंने उस पर फोकस किया। क्वांट में अगर मैं 22, 23, 25, 26 पे भी जा रही थी तो वो मोर देन इनफ था मेरे लिए। इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे अटैम्प्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे वो उस लेवल की नहीं लगी कि मैं अटैम्प्ट नहीं कर सकती, तो इंग्लिश में पूरा अटैम्प्ट करती थी। अगर कुछ भी गलत होता था तो वो एडजस्ट हो जाता था। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा IBPS PO में हुआ है, मेरे भाई का IBPS क्लर्क में हुआ है। PO में भी उसका भी कुछ मार्क्स से रह गया था, तो हम उसको कोई ना 20 बार हो जाएगा। इसने लिखा है पैसे मिलेंगे, तो हाँ पैसे मिलेंगे। हम सैलरी, सिक्योरिटी और मतलब सैलरी, सिक्योरिटी, इन्हीं सब के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, तो हाँ पैसे तो मिलेंगे बहुत। मैं सारे कमेंट्स इस वीडियो में शायद पूरे ना कर पाऊँ, लेकिन थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट किया है। आपकी मेहनत रंग लाई। यस, फेक एक्सप्रेशन साइड करो। बैंक में बहुत काम करना पड़ेगा, ऐसा भी कमेंट आया था किसी का। तो काम तो हर जगह ही है, आपको फ्री का पैसा तो कोई भी नहीं देगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काम आपको हर जगह करना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई पैसा देगा तो काम का ही देगा, आपको फ्री में बैठने का पैसा तो नहीं देगा। और काम करना अच्छी बात है। ओके, तो अब RRB PO में 15 दिन बाकी हैं। आप अपनी जी जान लगा दीजिए उसको क्रैक करने में। बाकी मेरे से कोई भी मदद चाहिए हो तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मेरा इंस्टाग्राम ID भी नीचे है, आप उस पर भी जाके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं जितना हो सके आपकी क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ रह गया हो मुझसे भूल चूक से, मैं जो चीज़ कवर ना कर पाई हूँ, तो वो मैं हो सकता है शायद नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँ, किसी ब्लॉग में डाल दूँ या किसी में भी डाल दूँ। तो थैंक यू सो मच आप अगर लास्ट तक बने हुए हैं, और थैंक यू सो मच आपका जितनी भी रिक्वेस्ट थी उसके लिए। थैंक यू सो मच 60K प्लस व्यूज़ देने के लिए मेरे वीडियो पे, और थैंक यू सो मच। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।